हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम रूढ़ी यानी कस्टम्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो जूरिस्प्रूडेंस में लॉ का एक मेन सोर्स माना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रूढ़ी के बारे में पूरा ओवरऑल जानेंगे कि क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, रूढ़ी की क्या डेफिनेशन है, और एक या दो हम केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो देखिए, रूढ़ी या कस्टम के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ के जो हैं 3 मेजर सोर्स होते हैं। 3 मेजर सोर्स जूरिस्प्रूडेंस में अगर हम देखें तो जब हम लॉ के सोर्सेस पढ़ते हैं तो उसमें पहला सोर्स है आपका कस्टम्स, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका सोर्स होता है प्रीसीडेंट्स यानी कि पूर्व निर्णय। और तीसरा आपका मेन सोर्स है लेजिस्लेशन यानी कि विधायन। अपनी एक एक वीडियो में हम सारे सोर्स को, जितने भी तीनों सोर्स हैं उनमें एक एक वीडियो में अलग अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम कस्टम के सोर्स को डिस्कस करेंगे कि कस्टम कैसे लॉ के सोर्स के रूप में माना जाता है। सबसे पहले अगर बात करें कि रूढ़ी होता क्या है, रूढ़ी या कस्टम आप किसे कहोगे, है ना। सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि रूढ़ी या कस्टम क्या होता है, कैसे लॉ के पॉइंट्स के व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो रूढ़ी या कस्टम का मतलब होता है, जिसे हम हिंदी में प्रथा भी कहते हैं, कि एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत जो मानव स्वभाव के द्वारा लंबे समय से फॉलो की जाती है, और इतना लंबे समय से फॉलो की जाती है कि जिसे सोसाइटी ने एकदम स्पष्ट अप्रूवल, एकदम एक्सप्रेसली इसको अप्रूवल दे दिया है, इसको मान्यता दे दी है, क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोग बहुत लंबे समय से इसका यूज़ कर रहे थे, अपने व्यवहार में इस चीज़ को प्रयोग में ला रहे थे। यानी कि सोसाइटी ने इसे पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। इसी वजह से ये समाज में जो रहने वाले लोग हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके आचरण, उनके कंडक्ट में एकदम से फिक्स हो चुकी है। तो रूढ़ी तो आपने सुना भी होगा कि रूढ़ी बन गई है या प्रथा बन गई है। तो लंबे समय से जब कोई चीज़ आप अपनाते रहो तो वो क्या होता है, उसके बाद लोगों के आचरण, उनके कंडक्ट में एक तरीके से फिक्स हो जाती है कि लोग उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, कि रूढ़ी की डेफिनेशन क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखना हो तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे। तो अगर बात करें हम डेफिनेशन की, तो सबसे पहले ऑस्टिन को देखते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि प्रथा एक नियम होता है, मतलब जो कस्टम्स हैं वो एक रूल्स हैं, जो किसी परिवार या किसी जिला विशेष में बहुत दिनों की परंपरा के कारण उनके बनने की शक्ति से संपन्न होती हैं। मतलब कि एक परिवार विशेष ने बहुत लंबे समय से, बहुत दिनों की परंपरा की तरह उसको अपनाया है, उन रूल्स को, उनको वो फॉलो करते आए हैं, और जब वो उनको फॉलो करते आए हैं तो वो बन गई आपकी कस्टम्स, आपकी प्रथा या रूढ़ी। अब वो इसको फॉलो करते रहेंगे, आगे भी फॉलो करते रहेंगे, और मतलब पहले से भी उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो अलग अलग जूरिस्ट ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। एक और जूरिस्ट है हॉलैंड। इन्होंने भी रूढ़ी को डिफाइन करने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि प्रथा या रूढ़ी एक ऐसा व्यवहार है जो सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। सामान्य रूप से मतलब लोग आम तौर पर इसका यूज़ करते आ रहे हैं पहले से, और जब वो आम तौर पर इसका पहले से यूज़ करते आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि जब कोई चीज़ आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहो, उसको यूज़ करते रहो, तो फिर वो आपके व्यवहार का भाग बन जाती है। फिर आप उसको कहोगे कि ये रूढ़ी या प्रथा बन चुकी है। डेफिनेशन समझने के बाद अब बात करते हैं कि एक रूढ़ी में क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए कि आप उसे एक लीगल कस्टम मानोगे। मतलब जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपका लॉ है, उसको सोर्स के रूप में कब अपनाएगा, जब उसमें ये सारे मेन पॉइंट्स होंगे। अगर किसी कस्टम में ये सारे मेन पॉइंट, ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो फिर वो रूढ़ी जो है वो एक वैध प्रथा बन जाती है, और उसको आप लॉ के सोर्स के रूप में भी अपना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीनता।
तो एक रूढ़ी को कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए उसमें प्राचीनता होनी चाहिए। अब प्राचीनता का मतलब क्या होता है? प्राचीन का मतलब वो इतनी पुरानी हो, इतने लंबे समय से वो यूज़ होती रही हो कि आपको ये भी ना याद हो कि कब से ये यूज़ होती आ रही है। यानी कि इतनी पुरानी हो, इतनी पुरानी हो कि मनुष्य की सोच से, मतलब जहाँ तक मनुष्य उसके बारे में सोच सकता है कि हाँ मुझे याद है कि ये कब से चली आ रही है, या मुझे ये नहीं पता कब से चली आ रही है। तो अगर मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो भी इस बात का पता ना लगा सके, उससे आगे ना जा सके वो, तो उसे कहोगे कि वो प्राचीन है। तो एक रूढ़ी प्राचीन होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी और प्राचीन होनी चाहिए, बहुत लंबे समय से उसको फॉलो किया जा रहा हो। दूसरा है निरंतरता। निरंतरता का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, सती प्रथा थी, तो सती प्रथा जो थी वो पहले एक रूढ़ी थी। अब बाद में क्या होगा कि पहले टाइम में जब वो एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन बाद में क्या हो गया कि उसके ऊपर रोक लगा दी गई। अब रोक लगा दी गई तो इसलिए आज के टाइम में ये तो नहीं कहोगे कि सती प्रथा भी एक रूढ़ी है, एक कस्टम है, क्योंकि उस पर तो रोक लगा दी। तो निरंतरता का यहाँ पे मतलब होता है कि बिना रुकावट के उसको फॉलो किया जा रहा हो, उस पर किसी तरह की कोई रुकावट ना हुई हो। अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाए कि ये जो कस्टम पहले से चली आ रही थी और इस पे तो कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी गई, बीच में तो लोगों ने इसको फॉलो ही नहीं किया, तो उसको आप नहीं कहोगे कि वो जो रूढ़ी है, वो जो कस्टम है, वो निरंतर है, वो कंटिन्यूअस उसको फॉलो किया जा रहा है। तो रूढ़ी के लिए प्राचीन होना भी ज़रूरी है, वो प्राचीन हो और लगातार उसको फॉलो भी किया जाता रहा हो, कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार, बीच में कोई रुकावट या उस पर रोक ना लगाई गई हो। तीसरा है शांतिपूर्ण उपभोग, यानी पीसफुल इंजॉयमेंट। अगर कोई रूढ़ी प्राचीन काल से और लगातार उसको फॉलो किया जा रहा है, तो एक सबूत ये भी सामने लाया जाएगा कोर्ट के सामने कि इसको हम कस्टम के रूप में इसलिए मान्यता दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज़ जो आज तक लोगों ने किया है वो शांतिपूर्ण किया है, पीसफुली इसको एंजॉय किया है इस रूढ़ी को। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि ये रूढ़ी है, ये प्रथा है और उसके नाम पर हिंसा होने लगे। तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से उसका एंजॉयमेंट होना चाहिए, बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। चौथा है निश्चितता, यानी सर्टेनिटी। तो निश्चितता होनी भी बहुत ज़रूरी है एक रूढ़ी में। एक प्रथा, एक कस्टम, चाहे कितनी ही पुरानी, कितनी ही प्राचीन क्यों ना हो, अगर वो निश्चित नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है, तो फिर आप उसको जो है बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो एक रूढ़ी है। इसके बाद आता है संगतता। संगतता का मतलब होता है, ये भी मतलब कंसिस्टेंसी एक तरीके से, कि एक प्रथा को किसी दूसरी प्रथा के विरोध में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सोसाइटी में एक रूढ़ी पहले समय से चली आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी दूसरी रूढ़ी, किसी दूसरी कस्टम के विरोध में हो। दोनों का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से ये मुश्किल खड़ी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में कि ये वाली सही है कि ये वाली सही है ना। तो परस्पर उनमें विरोध नहीं होना चाहिए, फिर कोर्ट उसको मान्यता नहीं देगा अगर वो दूसरी प्रथा के विरोध में होगी तो। इसके बाद एक आता है ये पॉइंट, युक्ति युक्तता, यानी रीजनेबलनेस। जो प्रथा है, जो रूढ़ी है, वो रीजनेबल चाहिए। और अगर किसी भी प्रथा को कोर्ट ये नहीं मानता कि ये रीजनेबल है, तो फिर उसको आप कस्टम के रूप में मान्यता नहीं दोगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले केस लॉ देख लेते हैं। एक केस का नाम था प्रोड्यूस ब्रोकर कंपनी वर्सेस ओलंपिया ऑयल एंड कोक कंपनी 1916। इस केस में कोर्ट ने बताया था कि आप किसको कहोगे कि ये रूढ़ी या ये कस्टम रीजनेबल है। तो कोर्ट ने कहा कि युक्तियुक्त वही है, रीजनेबल वही है जो एक ईमानदार और शुद्ध मस्तिष्क का व्यक्ति उसे उचित और उपयुक्त रूप से स्वीकार करता है। तो इस केस में कोर्ट ने रीजनेबलनेस की जो थी वो डेफिनेशन दी थी। और एक और इम्पॉर्टेंट केस आता है यहाँ पर, शांतिपूर्ण उपभोग या निश्चितता से ही रिलेटेड। जहाँ पर इस पॉइंट से रिलेटेड एक केस था आपका गुरुस्वामी का केस था वर्सेस पीरूमल राजा। गुरुस्वामी वर्सेस पीरूमल राजा 1925 का केस था। इसमें होता क्या था कि एक व्यक्ति की ज़मीन पर पड़ोसी की ज़मीन से, जो उसके पड़ोस में घर था, वहाँ से एक पेड़ की बहुत लगातार छाया आती रहती थी, मतलब उसकी पेड़ की छाया में वो व्यक्ति इंजॉय करता था। अब एक दिन उसने कहा
कि भैया जब उसका पड़ोसी पेड़ काटने लगा तो उसने केस फाइल किया और कहने लगा कि ये जो पेड़ है वो नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इनके पेड़ से मिलने वाली जो छाया है, जो शेडो है, वो मेरे घर पर आ रही है और ये मेरा इजमेंट्री राइट है, ये मेरा सुखाधिकार वाला अधिकार है और ये मेरा कस्टमरी राइट भी है। ये जो पेड़ की छाया है ये मेरी उस अधिकार से मुझे वंचित नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने इस केस में जो है इस बात को नकार दिया और कहा कि नहीं, ये ना तो जो इसने तर्क दिया है, वादी ने जो केस फाइल किया है जिसने, ना तो ये उसका दिया गया तर्क ना तो रीजनेबल है और ना ही सर्टेन है। मतलब ना तो आप इसे युक्तियुक्त कहोगे ना ही आप इसे निश्चित कहोगे। ये कस्टमरी राइट नहीं है। जो भी व्यक्ति मतलब उसकी जो छाया से वो इंजॉय करता था, ये ना तो कस्टमरी राइट है और ना ही ये उसका ईजमेंट्री या सुखाधिकार का राइट है। तो इस तरीके से 2 केस लॉ जो मैंने आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है कस्टम के टॉपिक से। अब यहाँ पर आता है आपका विधानों के अनुकूल होनी चाहिए। यानी अगर कोई रूढ़ी है सोसाइटी में तो वो उन लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है या जो सोसाइटी में पहले से ही एग्जिस्ट हैं। वो विधानों के बिल्कुल अनुकूल होनी चाहिए। जो भी विधायिका ने हमारे एक्ट बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, उनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इंडिया में ऐसे बहुत सारी कस्टम्स थी जो सोसाइटी में जो कोर्ट ने अधिनियम पारित किए हैं या कोर्ट ने जिन्हें फैसलों में गलत ठहराया है या हमारी पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट बनाए थे उनसे टकराव कर रही थी। जैसे कि आपकी बाल विवाह भी तो एक रूढ़ी थी, एक प्रथा थी पहले टाइम में, या सती प्रथा। तो ऐसे बहुत सारी रूढ़ियाँ थी, ऐसी बहुत सारी कस्टम्स थी जो कानून के द्वारा बाद में समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट आता है नैतिकता के अनुकूल। यानी अगर कोई रूढ़ी है तो वो नैतिकता के अनुकूल होनी चाहिए, हमारी मॉरलिटी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। कोई भी प्रथा अगर नैतिकता के विरुद्ध है तो उसे लागू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर किसी सोसाइटी में या किसी भी एक वर्ग में, कम्युनिटी में अगर ये मतलब ये बात अपनाई जाती है कि भाई जो बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, उनसे वेश्यावृत्ति वगैरह कराई जाए, तो इसको इस तरीके की अगर कोई कस्टम है जो समाज में, सोसाइटी में, उनकी लोगों की नज़र में इमोरल है, तो उसको भी लॉ जो है वो सोर्स के रूप में मान्यता नहीं दे सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आवश्यक तत्व होने चाहिए आपकी किसी भी प्रथा या रूढ़ी में। अब आता है कि प्रथा कब कानून का रूप धारण करती है। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ऑस्टिन जो एक मतलब मेन ज्यूरिस्ट ही माने जाते हैं एनालिटिकल स्कूल के, तो इन्होंने कहा है कि कोई भी प्रथा है वो कानून का रूप तब धारण करती है जब राज्य यानी कि स्टेट उसे कानून के रूप में मान्यता देता है। इस तरह कोई भी कस्टम कानून का बल तब तक नहीं ले सकता, कोई भी प्रथा, जब तक कि न्यायालय उसे लागू ना कर दे। और न्यायालय उसको लागू कब करेगा, कब उसको मान्यता देगा, जब उसमें ये सारे पॉइंट होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। वो प्राचीन भी हो, निरंतर भी हो, उसका पीसफुली इंजॉयमेंट हुआ हो, उसमें निश्चितता हो, संगतता हो, युक्ति युक्तता हो, वो विधानों के अनुकूल होनी चाहिए, नैतिकता के अनुकूल होनी चाहिए। तो यही बात ऑस्टिन ने की है कि राज्य जब उसको मान्यता देगा, जब उसमें सारे पॉइंट होंगे और कानून उसको मान्यता देगा, हमारी कोर्ट उसको मान्यता देंगी, तभी वो कानून का रूप धारण करती है। अब लॉ के सोर्स के रूप में कस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या महत्व है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें हमारे टाइम में, यानी कि आज के टाइम पे, तो जो आपका आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 जो है वो आपको समान सिविल संहिता की बात कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर दिया जा रहा है। ये प्रोविज़न कहाँ है, आपका आर्टिकल 44 में है। अब क्योंकि इस प्रोविज़न पर जोर दिया जा रहा है और बहुत टाइम से ये कोशिश हो रही है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए इंडिया में भी, तो अब क्योंकि इस चीज़ पे जोर दिया जाने लगा, तो जिससे अब आज के टाइम में अगर हम देखें तो कस्टम का जो महत्व है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जितना पहले इनकी इम्पोर्टेंस थी, आज के टाइम में इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है। हालांकि कुछ ऐसी कस्टम्स भी हैं जिनका मतलब आज भी टाइम में जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, इसके टाइम में अगर हम लॉ के सोर्स के रूप में कस्टम की बात करें तो इनका जो महत्व है वो घटता जा रहा है। ऐसा नहीं है जैसा कि इनका इम्पोर्टेंस पहले थी। तो आज की वीडियो में हमने कानून के सोर्स के रूप में प्रथा का क्या महत्व है, कब कानून का रूप धारण करती है, उसके क्या मेन एलिमेंट्स हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको कई सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।